नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। इंडियन इकोनॉमी के जो यूपीएससी के प्रीलिम के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है आपका फिस्कल पॉलिसी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने किया था मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस बताया था। मॉनेटरी जहां भी वर्ड आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि आरबीआई उसको कंट्रोल कर रही है, राइट। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि गवर्नमेंट का उसमें रोल है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका फिस्कल पॉलिसी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी करूंगा मैं अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अब बजट के साथ साथ जब पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है तो जब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके साथ साथ अदर स्टेटमेंट्स भी पार्लियामेंट में पेश करते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि दो द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। अभी आपको बताना है किससे मैंडेट होगा। 2020 का क्वेश्चन है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, आर्टिकल 112 एंड द आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपने फिस्कल पॉलिसी को अच्छे से पढ़ा होगा और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, एफआरबीएम एक्ट के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली करेंगे। द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये एक तो ऑप्शन इसका होगा डी। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिस्कल जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो बढ़ता जा रहा था। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है कि बोरोइंग या एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी आरबीआई से या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से। तो जैसे ही बोरोइंग हो रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। हमारा मेन टारगेट क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सेंस में रहेगा, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करना। मतलब हम ईयरली टारगेट लेके चलेंगे। उसमें क्या किया गया कि अब स्टेटमेंट्स डाल दी गई। नंबर 1 तो आपका ये हो गया है एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अदर स्टेटमेंट क्या आपकी मीडियम टर्म फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। फिस्कल पॉलिसी, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पॉलिसी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। एंड द थर्ड वन इज, ये आपका सेकंड वन है, एंड द थर्ड वन आपका रहेगा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट ऐड की गई। आपका एफआरबीएम इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2000 में। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे आपके, यशवंत सिन्हा जी, राइट। और 2004 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इंप्लीमेंट करने का टारगेट क्या था कि एक टारगेट रखे गए कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना करेंगे हम, कम 0.5 0.5 जीडीपी का, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट आरडी। और फिस्कल डेफिसिट कितना कम करने करेंगे हम, 0.3% ऑफ जीडीपी, ये टारगेट रखे गए, ठीक है, कि ईयरली बेसिस पे। और जो आपका टारगेट बताया था, मैंने बताया था मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी जो स्टेटमेंट है वो बनाया गया कि 3 ईयर रोलिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, 3 ईयर जो टारगेट है उसको देखते हुए चलेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन की आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डी ऑप्शन हो गया, इसमें सिंपल क्वेश्चन था ये। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि जितना भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, फॉर एग्जांपल आपका 50 करोड़ से अगर ज्यादा है वो एनपीए, तो बहुत बड़ा इशू है ये तो, राइट। तो इसके लिए क्या कर दिया गया कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। किसके बीच में साइन होगा, आपका इंडियन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, राइट। तो किसने किया, आरबीआई ने किया। किस लिए किया, तो वो चीजें हमें इसमें ऑप्शन में बतानी है। रिसेंटली है तो आपका कब है, 2018 में हुआ था, मतलब आपका करंट प्लस इकोनॉमी का क्वेश्चन बन गया है। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आपका पेरिनियल बर्डन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नो। टू एक्ट एज द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर लोन 50 करोड़ और मोर, नो। टू एम एट द फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट मींस आपका नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट था उसको स्ट्रेस एसेट बोला गया कि 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर आपका कंसोर्टियम लैंडिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज द राइट वन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, 2018 में हुआ।
आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया। एम क्या है? वही रिजोल्व करना स्ट्रेस्ड एसेट जो 50 करोड़ का लोन और उससे ज्यादा है उन पे, कंसोर्टियम पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। क्या ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे हमें फोकस करना है कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओव्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। नो, कमर्शियल बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। ये अगर आप देखेंगे बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया जाता है, राइट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया जाता है। देन है ऑल, ऑल पे फोकस करना है हमें। देखो क्वेश्चन की भावनाओं पे जाना है हमें। ऑल, राइट, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं ये। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर। नो, मैक्सिमम है यूएस डॉलर, बट सेकंड नंबर पर क्या है? रुपी, देन आपका येन, राइट, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू मनी बोरोड फ्रॉम, ऑब्वियसली आपको पता है कि एक्सटर्नल डेट क्या है, कि बाहर से हमने पैसा उठाया, कमर्शियल बोरिंग की है, तो उसको बोला जाता है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला कि कमर्शियल बोरिंग कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट बताया गया इसमें। देन आपका वही यूएस डॉलर है, बट वो 53.9% है। देन आपका कौन सा है? फॉलोड बाय इंडियन रुपीज जो कि है 31.6%। देन आपका येन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आपका अगेन एफआरबीएम एक्ट से क्वेश्चन आ गया है, 2018 का क्वेश्चन है कि इसमें क्या बोला गया कि फिस्कल responsibility and the budget management review committee report has recommended a debt to GDP ratio 60% for general combined government by 2023। क्या ये टारगेट रखा गया था? बिल्कुल रखा गया था कि 60% रेशो रहेगा जीडीपी का, डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो मतलब कितना डेट उठाया गया है जीडीपी की, अगर अमाउंट में हमें चेक करना हो तो 40% किसका कंप्राइज कर रहा है? सेंटर का, 20% आपका स्टेट का। ये स्टेटमेंट सही है, ये टारगेट रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है? नहीं, दोनों चीज ये अपोजिट है। 21% आपका किसका है? स्टेट का, एंड आपका 49% किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ये जैसी स्टेटमेंट गलत होगी तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, राइट। दो ऑप्शन हो गए, 20 आपका 50-50 हो गया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन। अगर लोन रेज करना है, इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू द लेटर। कोई लाइबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाय स्टेट, तो उसको लेना पड़ेगा, अपना कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इसकी ये स्टेटमेंट सही है। तो आपकी 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें ये बताया गया 1 और 2 आपका रॉन्ग हो, 1 करेक्ट है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ, आपका एडवांटेज पूछा गया है, एडवांटेज ऑफ द इंप्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस। यस, यहीं से स्टेटमेंट ठीक हो रही है। आपका कलेक्टिंग बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट द सिंगल मार्केट ऑफ इंडिया। ये बात सही है, राइट। देन देखिए, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट से जीएसटी का क्या है बताइए? करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? करंट अकाउंट, CAD, यानी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट की बजाय, तो उसमें जीएसटी का क्या एनरोलमेंट है? बहुत माइन्यूट एनरोलमेंट है, राइट। तो उसके लिए तो कैट कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे ना, सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है तो आपके दो ऑप्शन ऐसे ही नेग्लेक्ट या कट जाते हैं। It will enormously increase the growth and the size of economy of India and will enable it to the overtake China's in near future। नहीं, ये स्टेटमेंट अभी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे चाइना अपने करेंसी को डेप्रिशिएट भी करता है, साथ साथ वहां पर लेबर फोर्स भी बहुत सस्ती है। तो इसको कंपीट करने के लिए हमें ये दो चीज करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ओनली ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट। परसिस्टेंट डेफिसिट बजट मतलब क्या है? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपीज है,
जबकि आपने कमाई आपने 80 रुपीज़, मतलब रेवेन्यू आर आपने 80 कमाया, एक्सपेंडिचर आपका 100 है, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू -20 या 20, तो दैट इज योर, आप कहाँ से लिखा निकालेंगे इसको, बोरोइंग से, आरबीआई से लेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे, तो दैट इज 20 इज योर डेफिसिट बजट। ठीक, कि कमाई तो आपकी 80 है बट खर्चा आपका 100 है। और 100 खर्चा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करना है, उसके लिए सब्सिडीज भी देना जरूरी है, उसके लिए पेंशन भी देना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लगाने जरूरी है, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट, कौन सा होगा, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम कम कर दें, यानी एक्सपेंडिचर को अगर हम कम कर दें तो 80 के इक्वल आ जाएगा, तो ये सही पॉइंट है। देन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेलफेयर स्कीम, मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस किया जा रहा है, सब्सिडीज पे फोकस किया जा रहा है। तो अगर हम इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम करेंगे तो और एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ना, रेवेन्यू तो 80 ही है बट ये आपका 110 हो जाएगा, तो मतलब 30 हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम करने की वजह से और आपका डेफिसिट बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए, राइट। थर्ड क्या है, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, यस, रैशनलाइज किया जाए कि किस एरिया पे या किस आपके डेमोग्राफिक उस पे फोकस किया जाए कि किस मतलब दर्जे के लोगों को ये हमें देना है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें सब्सिडीज देनी है, राइट, अपने गरीब जो हैं जैसे एमजी नरेगा स्कीम है वो उन लोगों के लिए देनी है, तो सब्सिडीज डिसाइड की जाए। जो वेस्ट सब्सिडीज है, फॉर एग्जांपल आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी है, पेस्टिसाइड वाली सब्सिडीज है, तो वो फोकस किया जाए। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं है, वीकर सेक्शन की जो सोसाइटी है उन पे फोकस किया जाए, ना कि जो ऊपर वाले दर्जे के लोग हैं उन पे भी हम सब्सिडीज दे रहे हैं, राइट। स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, नो, इससे तो क्या होगा, कैपिटल बजट बढ़ाना, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपका वही एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी डेफिसिट बढ़ रहा है। तो आपका 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही हो जाती है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट, इसमें 1 एंड 3 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विद रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन, उस टाइम 14th फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है ये, which of the following statements are correct? It has increased the share of the state in the central divisible pool from 32% to 42%। अगर आपने देखेंगे 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें ये किया गया था, यस, ये चीज की गई थी, 32% स्टेट का जो शेयर था उसको इंक्रीज करके 42% कर दिया गया था। इट हैज मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, इस चीज का कोई मेंशन नहीं था, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट पे कोई मेंशन नहीं था। अगर आपने 14th फाइनेंस आपका स्टेटमेंट अच्छे से रीड आउट किया तो इसमें क्या है, 32% से लेके 42% का टारगेट था, एक आपका डिविजिबल पूल दिया गया था स्टेट को, तो वो इंक्रीज किया था, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, और आपका सेकंड नहीं रहेगा करेक्ट, ठीक है। चलिए डन, ये आपका मेंशन की गई है सारी 14 फाइनेंस कमीशन की। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है, तो दैट इज योर डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस आपका बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस चीज से करेंगे बूस्ट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या किया जाए, टैक्स को कम किया जाए, राइट, और आपका क्या दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, आपका सब्सिडीज भी इंक्लूड हो गया, आपकी स्कीम्स भी इंक्लूड हो गई, राइट, और आपकी पेंशन्स भी इंक्लूड हो गई, या बाकी आपके जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी इंक्लूड हो गए, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो सारा इसमें इंक्लूड हो गया, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्स कम कर दिया गया है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड योर डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ द पब्लिक डेट, नो। एडजस्टिंग द बैलेंसिंग पेमेंट, नो। रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, नो। क्या करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज योर बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज बाय योर टैक्स घटाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन अराइज, कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, एक आपका होता है आपका रेवेन्यू गेन, एक होता है कैपिटल। कैपिटल में क्या होगा, खुद ही एग्जांपल हो दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मशीनरी आ गई है, गाड़ी ले ली है, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है तो उसके लिए ट्रक उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और उसमें जो फैक्ट्रीज में आपकी
मशीनरीज लगाई जा रही हैं, दैट इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपका रेवेन्यू गेन कैसे होगा कि जो रोज़मर्तबा का जो सामान आ रहा है, कि अभी फॉर एग्जांपल शर्ट्स की फैक्ट्री है, तो कपड़ा जो आ रहा है उससे जो शर्ट्स बन रही हैं या आपकी पैंट बन रही हैं, उसको जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है आपका जीडीपी जीवीए बन के, राइट, ग्रोस वैल्यू एडिशन हो के, वो प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी जो वैल्यू है, राइट, उसमें अगर जो माइनस कर देंगे उस वैल्यू से जो आपका इंपोर्ट हो रहा है, मतलब रेवेन्यू का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट वे में समझाऊं, जो रेवेन्यू का मतलब है कि रोज मर्तबा की जो एक्टिविटीज हैं, राइट, और प्रॉफिट आपका एट द एंड लास्ट में निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि आपका या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है या आपका कुछ आपने और प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है तो आपने और जमीन ली है, राइट, दैट इज योर कैपिटल गेन। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ द प्रोडक्शन, सेल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, क्या कैपिटल गेन पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा? उससे सेल ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, और प्रोडक्ट को आप बनाएंगे तो मतलब मशीन तो सेम ही है ना, कैपिटल गेन का कोई इसमें रोल है? नो, रेवेन्यू गेन का इसमें रोल है। व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड, यस, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, फॉर एग्जांपल 2 CR, 2 करोड़ की जो आपने प्रॉपर्टी ली और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री बनाई, 2 साल बाद आप देखते हैं, 2 ईयर आफ्टर 2 साल आप देखते हैं यही प्रॉपर्टी आपकी कितने की हो गई है, 3 CR की, 3 CR की हो गई है, तो आपका डिफरेंस कितना हो गया, 1 करोड़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है। व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन, तो 2 साल में आपने देखा 3 करोड़ की हो गई है प्रॉपर्टी। यस, ये आपका कैपिटल गेन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, व्हेन यू परचेज ए पेंटिंग एंड देयर इज ए ग्रोथ, आपने पेंटिंग मतलब आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, उसका तो कोई आपने निकाल नहीं रहे हैं कोई भी उससे कोई प्रोडक्ट, एंड देयर इज ए ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वही चीज प्रॉपर्टी वाली चीज है, पेंटिंग इज लाइक योर प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो दैट इज योर कैपिटल गेन। तो आपका सेकंड और द थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का क्या मतलब क्या है कि इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल मैंने अभी पीछे भी दिया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए, यानी टैक्स कम कर दिया जाए, सब्सिडीज बढ़ा दी जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी जाए, तो दैट इज योर फिस्कल स्टिमुलस, राइट, आपका स्टिमुलेट कर दिया गया है। तो इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस, इसका स्टेटमेंट का आपको आंसर करना, इट इज ए मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी बट नॉट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर सेक्टर में होगा, काम होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो हर सेक्टर में करेगी, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक लग रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज ए गवर्नमेंट आपका इनिशिएटिव एक्शन ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन्स एंड टू एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर, इसमें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर को मेंशन कर दिया गया है, जबकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए फोकस करती है। इट इज एन एक्सट्रीमली अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन होना, उस पर फोकस किया गया है, जबकि आप क्या देखेंगे, फोकस किस पे जा रहा है, बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड योर फिस्कल स्टिमुलस, तो उसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आज हमने अपने डिस्कस किए फिस्कल पॉलिसी के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, खुद करके देखिए इन क्वेश्चंस को, यूपीएससी के जो जितने भी प्रीलिम के पीवाईक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।